वेलकम टू प्रो स्टडी जोन। आज के सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट जो कि साइंस का है, क्लास 9th का, एनसीईआरटी का, जो आपके एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूल्स में काम आएगा, उसको हम पूरा समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स इन नियर आने वाले हैं, उसमें आपको काम आएगा। चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग्स में जो जो मैटर हैं, ये चैप्टर उससे डील करता है, उसके रिलेटेड में है। अब अगर हम अपने अराउंड सराउंडिंग में देखें, ठीक है, देन वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड टेक्सचर्स। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे मैटर्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे सराउंडिंग में जो एलिमेंट्स देखते हैं, उनके जो शेप्स होते हैं, वो साइज़ होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम जैसे बाहर जा रहे हैं तो हम देखते हैं रोड है एक, ठीक है, रोड के साइड में हम देखते हैं तो वहाँ पे पत्थर हैं, फिर रेत है, मिट्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत सारे शेप्स देखते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं और उनका डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो हर चीज़ इस यूनिवर्स में बनी है मटेरियल से, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर का, ठीक है। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants, and animals, and even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. तो हर वो चीज़, हर स्मॉल से स्मॉल चीज़ एक मैटर से बनी हुई है, ठीक है। और सारा जो मटेरियल है, उसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर का, जिससे चीज़ें बनी हुई हैं। अब हम अगर अपने आसपास देखें तो जो भी मैटर है वो क्या करते हैं, वो करते हैं ऑक्यूपाई स्पेस, और उनका एक डिफरेंट मास होता है। अगर आप एक पत्थर लेंगे, अगर आप देखेंगे तो उसका एक शेप है। ज़रूरी नहीं है कि उसका शेप राउंड हो, उसका शेप सिमेट्रिकल हो, या उसका शेप ओवल हो। वो कैसा भी शेप हो सकता है, वो रेगुलर शेप हो सकता है, वो रेगुलर शेप हो सकता है, और उसमें एक मास होगा, उसके अंदर एक वजन होगा, ठीक है। तो उसमें जो मास होगा, यानी कि जो उसका वेट होगा, जो मास होगा, और उसका जो वजन होगा या वेट होगा, और उसकी एक वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। अब अर्ली टाइम्स में क्या हुआ था कि ह्यूमन बींग्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स। अब इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उनने क्लासीफाई कर दिया मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में। तो हम बोलते हैं कि हम पंच तत्व, तो जो बॉडी बनी हुई है या जो भी चीज़ें बनी हुई है, वो पंच तत्व से बनी हुई है। पंच मीन्स 5। तो पंच तत्व से बनी हुई है। पंच तत्व में आते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर जो है वो पंच तत्व है वो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो पंच तत्व हैं, और उनसे जो है वो मैटर बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं, इन पंच तत्व से। और अगर हम एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर की बात देखें तो उनने क्या किया है, उनने उनका भी एक सिमिलर मेथड है क्लासिफिकेशन का, बट वो थोड़ा अलग है, ठीक है, कंपेयर टू इंडियन फिलोसोफर्स। अब हम बात करें अगर मॉडर्न डे साइंटिस्ट की, तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट इवॉल्व हुए हैं 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, they have basically classified matter on the basis of their physical and chemical properties. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, एंड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर हम उसके देखेंगे केमिकल पार्ट। अब हम देखें अगर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो दो स्कूल्स यानी 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block of wood, ठीक है, कोई सोच रहा था कि लकड़ी का एक ब्लॉक होगा मैटर, वेयर एज द अदर थॉट दैट इट वुड बी मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड्स। तो अगले ने सोचा कि भाई जो मैटर है वो पार्टिकल लाइक सैंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ताकि हम इसको देख पाए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे 100 ml बीकर, उसके बाद हम उसको फिल कर देंगे वाटर से, ठीक है, और हम उसका एक लेवल मार्क कर देंगे, हमने जितना वाटर उसमें फिल किया है। अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सॉल्ट मिला देंगे, कुछ शुगर मिला देंगे,
ठीक है, और हम उसको स्टर करेंगे ग्लास रॉड से, उसको मिला देंगे अच्छे से। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि वाटर लेवल में कुछ चेंज आया क्या, ठीक है। या फिर और हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो सॉल्ट और शुगर था वो डिसअपियर हो गया क्या, और लेवल चेंज हुआ क्या, ठीक है। अब हम इनको आंसर करेंगे, इन क्वेश्चन को, ठीक है। सो अब जो स्पून में था ना वो था सॉल्ट और शुगर, एंड दे हैव नाउ स्प्रेड थ्रू द वाटर। अब अगर हमने उसको मिला दिया, हम जैसे लेमनेड बनाते हैं उसमें हम सॉल्ट और शुगर डालते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है वाटर में, ठीक है। अब when we dissolve water the particle of salts get into the space between the particle of water। अब क्या होता है कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है ना वो माइन्यूट बहुत, अगर हम बारीक से देखें उनको मैग्नीफाई करके देखें तो मिलियन टाइम्स अगर उसका मैग्नीफिकेशन करें तो जो वाटर है वो बहुत जो क्लोजली स्पेस्ड पैक्ड है, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। अब जो सॉल्ट है वो क्या करता है, सॉल्ट और शुगर वो क्या करता है, जो इतना स्पेस है ना वाटर का, इनके बीच में अपनी जगह बना लेता है। तो जो वाटर का लेवल है वो उतना ही रहता है, बट ये स्पेस फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इन स्पेस में फिल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर। अब हम क्या करते हैं, 2 से 3 क्रिस्टल लेते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट के। अब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं 100 ml बीकर में। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने डाला पोटेशियम परमैंगनेट 2 to 3 ड्रॉप्स अगर हमने इसमें डाल दिया। अब हमने क्या किया, हमने 100 ml डाला, 100 ml में से हमने 90 ml निकाल दिया, फिर हमने उसको 100 ml पानी में डाल दिया क्लियर वाटर में। फिर हमने ऐसे किया तो हम देखेंगे कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है या जो उसका कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के फ्यू जो क्रिस्टल्स हैं ना वो काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब एक क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो इनको कलर कर सकते हैं, और विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर उसमें 10 ml निकाला, फिर उसमें 100 ml पानी, 90 ml पानी में डाल दिया, तो फिर उसका निकाला, तो ऐसे करके हम देखेंगे तो ये कीप ऑन डिवाइडिंग। ये सेम एक्सपेरिमेंट यू कैन परफॉर्म एट होम। आप 2 ml डिटॉल लो, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी स्मेल चेक करना, फिर उसके बाद उसका डाइल्यूशन करना, तो थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी, पहले ज़्यादा आएगी फिर थोड़ी कम होगी, ऐसे करके स्मेल आती जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब हमने क्या देखा एक्टिविटी 1.1 में 1.2 में कि जो शुगर सॉल्ट है और जो डिटॉल है और या फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, दे गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, मतलब वो आपस में आसानी से मिल गए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम अगर कॉफ़ी बनाएं या टी बनाएं या फिर हम नींबू पानी बनाएं तो पार्टिकल्स जो हैं, एक टाइप के पार्टिकल तो वो दूसरे टाइप के पार्टिकल में अच्छे से फिट हो जाते हैं या फिर अच्छे से मिल जाते हैं। तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पेस है वो अच्छा खासा है पार्टिकल्स पे, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल का वो क्या है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक इंसेंस स्टिक को लिट करते हैं, जो अगरबत्ती होती है उनको जलाते हैं। अब हम देखते हैं अगर मान लो एक ये कमरा है और किसी ने इधर जलाया, तो अगर कोई इधर बैठा है तो उसे भी इसकी स्मेल आ जाएगी। या फिर घर में हम जलाते हैं तो एक रूम से दूसरे रूम में आ जाएगी। वो क्यों आ जाएगी, हवा चल रही है, हवा चल रही है तो वो पार्टिकल को मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है वो, तो पार्टिकल्स आर मूविंग। और अगर हवा नहीं भी चलती है तो पार्टिकल्स धीरे 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 अपने आप ऑटोमेटिक मूव होते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। हम 2 ग्लासेस को या बीकर को वाटर से फिल कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें ब्लू या फिर रेड इंक जो भी इंक आपको डालनी है वो डाल देते हैं। फिर हम क्या नोटिस करेंगे, जैसे ये एक बीकर है, हमने इसमें इसमें से एक है ना इंक डाली, ठीक है, तो हमने इसमें इंक डाल दी कुछ ड्रॉप। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इंक है ना ये एकदम से नहीं हो जाता। आप स्टिल वाटर अगर लोगे और उसमें डालोगे तो एकदम से ये मिला नहीं जाता। एकदम से जो आपका वाटर है, क्लियर वाटर, वो ब्लू नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे 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 आएगा, फिर ऐसे ऐसे डिफ्यूज़ होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा, फिर वो मिलेगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन ग्लास एंड व्हाट हैपन्स। अब अगर हम क्या करेंगे, अब हम यही एक्सपेरिमेंट गर्म पानी में करेंगे परफॉर्म, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं ये कोल्ड है, ये हॉट है, तो हॉट में जो है ना पार्टिकल्स इनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, बट जो उनकी स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो पोजेस करती है काइनेटिक एनर्जी, ये हमें पता है। तो अब जो टेम्परेचर जब राइज होता है ना तो पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, मतलब अगर किसी का इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो पानी के पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, तो जो इसमें अपन इंक डाली है, पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, वो डिजोल्व फास्ट होगा कंपेयर टू कोल्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर से पार्टिकल फास्ट मूव होते हैं। अब हमने ऊपर की 3 एक्टिविटी में देखा कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैं ये इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर एंड दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन जो है वो है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब हमने ये भी देखा कि वो फास्टर क्यों हो गया, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज ऑफ राइज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर या फिर हीटिंग करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। क्यों हुई, क्योंकि वो फास्ट मूव करने लगे टेम्परेचर से, तो उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ गई, तो इससे वो फास्ट मूव करने लगे और उससे डिफ्यूजन जो है वो बढ़ने लगा। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो भी पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, ईच अदर को। अब हम अगर एक गेम खेलें, ठीक है, जिसमें हम चेन बनाते हैं, 4 ग्रुप्स हैं जिसमें चेन बनाते हैं, तो पहले ग्रुप में अगर है कि होल्ड ईच अदर बैक टू बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशमी डांसर्स, तो इदू मिशमी डांसर में क्या करते हैं कि इस टाइप की चेन बना लेते हैं, जैसे ये एक कोई लड़का है लड़की है, उसने इधर से ये इसके हाथ है, उसने ऐसे लॉक कर लिया, फिर सामने वाले ने इधर से हाथ लगाया, फिर ये एक लड़का है, ये इसका हाथ है, ठीक है, और ये इसने हाथ ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे, तो इस टाइप की ये चेन बन जाती है। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप क्या कर रहा है, वो नॉर्मल ह्यूमन चेन से कर रहा है, ये तो येली चेन हो गई। नॉर्मल क्या कर रहा है, ये चेन से हाथ पकड़ लिए उसने, इस टाइप से हाथ पकड़ लिए नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली हाथ मिलाते हैं उस टाइप से। अब थर्ड ग्रुप क्या कर रहा है कि एक चेन बना रहा है, वो बस टच कर रहा है, ये ऐसे टच कर दिए, ये टच कर दिए बस। ठीक है, अब फोर्थ क्या कर रहा है कि भाई फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू। अब फोर्थ स्टूडेंट क्या कर रहा है, इनके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो वो रन कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा किस में ब्रेक होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसमें वो टच कर रहे हैं, इनकी जो फोर्सेस हैं या फिर जो जॉइंट्स हैं या फिर जो इनका कनेक्शन है वो काफ़ी लूज है, क्योंकि वो टच कर रहे हैं। इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि उनने हाथ से पकड़ के रखा है, बट इसमें उनका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें उनने पार्टिकल को अच्छी तरीके से बाइंड किया है, यानी कि इनने अपने आप को अच्छी तरीके से एक दूसरे से पकड़ के रखा है। तो इसमें अगर कोई ब्रेक करेगा चेन कंपेयर टू ये दो, तो इसमें उसको डिफ़िकल्टी होगी तोड़ने में, और अगर इसको करेगा तो इसमें उसको सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी में। क्या था 1.7 में, अगर हम क्या करते हैं एक आयरन नेल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं चौक में और एक आयरन, एक चौक और रबड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं इनको ब्रेक करके देखते हैं, तो चौक जो है वो तो ब्रेक हो जाएगी, बट जो रबड़ है, ठीक है, ब्रेकिंग बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो हमने हैमर किया तो हैमर से आयरन नेल ब्रेक तो नहीं होगी बट दब जाएगी, और जो चौक है वो तो ब्रेक हो जाएगी। रबड़ जो बैंड है वो ब्रेक तो नहीं होगी बट हाँ काटेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो हमने सब्सटेंस में क्या देखा कि आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्सेस। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्सेस किससे हैं, अगर मान लो हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं तो ये चौक सबसे पहले ब्रेक होगी, रबर बैंड थोड़ा धीरे, और सबसे लास्ट में आयरन नेल। अगर हम उसको काटते हैं, ठीक है, तो रबर बैंड कट जाएगी, चौक थोड़ा धीरे कटेगी, और आयरन नेल सबसे लास्ट में। अगर हम उसको खींचते हैं तो रबर बैंड तो खींचती चली जाएगी, चौक को कुछ नहीं होगा, चौक को हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, आयरन नेल का कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम खींच ही नहीं पाएंगे। तो इसमें जो है जो चीज़ नहीं खींच पाएगी तो उसमें जो फोर्सेस हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी कॉम्पैक्टेडली पैक्ड हैं, तो इससे वो खींच नहीं पाएगी, है ना। और जैसे रबड़ है या चौक है तो उनके पार्टिकल्स काफ़ी लूज हैं, अगर हम चौक को खींचेंगे, उसको तोड़ेंगे तो वो ईजिली टूट जाएगी।
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं कंटेनर में, उसको क्या करते हैं सरफेस पे रख देते हैं फिंगर पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं, फिर वो दोबारा से जुड़ जाता है। अब जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने देखा होगा घर का जो टैप होता है, ठीक है, टैप होता है, पानी आता है इसमें से, टैप में से, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक लड़का है ऐसे उंगली काट रहा है, तो ये पानी का फ्लो बिगड़ जाता है ना, टूट जाता है, ऐसा लगता है कि कट गया, वो कट गया, बट फिर दोबारा से वैसा की वैसा फ्लो बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं। Then the above activities we have suggested that the particle of matters have forces acting between them, and this force keeps them particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब जितनी भी ये जो फोर्स हैं ये पर्टिकुलर मैटर के अकॉर्डिंग रहती है। अगर मैटर अच्छा है तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर मैटर थोड़ा कमज़ोर है तो उसकी फोर्सेस कमज़ोर रहेगी, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? एयर, चेयर मैटर, एयर, लव, लव इज नॉट अ मैटर, ठीक है। स्मेल, स्मेल इज नॉट अ मैटर, ठीक है। हेट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। आलमंड्स है, थॉट्स इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, कोल्ड इज ऑल्सो नॉट अ मैटर, लेमन है, वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, ये मैटर है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस योर अवे बट गेट। अब हम क्यों आती है? क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल मूव्स करते हैं तो उनकी स्पीड स्पीड जल्दी हो जाती है जब वो गर्म रहते हैं, इसलिए वो जल्दी आ जाता है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था ना कि इंक गर्म पानी में कैसे इंक्रीज हो जाती है, तो ये इधर वो वाला आएगा, उसका एग्जांपल करके हम इसको करेंगे। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्व? कैसे काट लेता है वो पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स रहते हैं वाटर के, तो वाटर को इसको वो काट देता है, फिर दोबारा से पानी इसमें अपने आप आ जाते हैं, तो पानी के पार्टिकल्स, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक अदर को, तो काटने के बाद वो दोबारा आ जाते हैं अपने आप, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट अट्रैक्ट ईच अदर, फिर उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये तीन हमने देख लिए थे। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने मैटर तक का पढ़ा था, अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, what are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. अब जो मैटर है हमारे आसपास में वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन थ्री स्टेट्स में फॉर्म होते हैं या थ्री स्टेट्स में होते हैं। अब ये जो स्टेट है ये क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वेरिएशन की वजह से ये जो स्टेट है ये अराइज होती है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, अब क्या है एक्टिविटी? कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स लाइक पेन, बुक, नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है। स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल्स बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब हम अगर एक वुडन बुक का या ब्लॉक का हम एक पेपर पे एक स्केच करेंगे या बनाएंगे उसको, तो उसमें हमें एक चीज़ कॉमन दिखेगी, क्या? अ डेफिनेट शेप, ठीक है, अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो बुक की एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, निडल की एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक उसका फिक्स्ड शेप है, एक पेन है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, ठीक है। अब हम अगर उनको हैमर करेंगे और उनको तोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो वो ब्रेक हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। आर दे केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? अगर हम इनको डिफ्यूज़ करेंगे तो क्या डिफ्यूज़ हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब हम इनको कंप्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स, तो क्या कंप्रेस हो जाएंगे? हो सकते हैं, कुछ 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 नहीं हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मतलब पूरे हों, कुछ हो सकते हैं, जैसे कि वुड कंप्रेस नहीं होगी इजीली, बुक कंप्रेस नहीं होगी, बट नेल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल अबव आर सेड एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, ये सब सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड के। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है। तो ऑल द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड इट हैज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अगर हम कील को भी ठोक के मारेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत कम होगी, कंप्रेस हो जाएगी, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। अब जो सॉलिड है उनकी क्या टेंडेंसी है? वो एक अपना शेप मेंटेन करते हैं, ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब वो एक आउटसाइड फोर्स उन पर अटैक करती है तो वो अपनी
एक शेप मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर बुक है या फिर वुडन ब्लॉक है, अगर उसको हम हथौड़ा मारेंगे तो वो अपना शेप ऐसा की ऐसा रखेगा। तो हथौड़ा मारना एक आउटसाइड फोर्स हो गई, ठीक है। देयरफॉर सॉलिड्स में ब्रेक, ठीक है। अगर मान लो हमने इसमें हथौड़ा मारा तो ये लकड़ी क्या टूट सकती है। अगर हमने मान लो कुल्हाड़ी से इस पर मारा तो ये लकड़ी इधर से क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो हम इसका शेप चेंज नहीं कर सकते किसी डिजायर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर हमने इसमें हथौड़ा मारा और इसको ट्राइंगल बना दिया, वो नहीं कर सकते। देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप या फिर डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है उनकी, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड इट हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है काफ़ी कम है, यानी कि दबा के आप उसको नहीं कंप्रेस कर सकते, या उसको आप छोटा या साइज उसका नहीं बदल सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मान लो रबर बैंड है तो आप उसको स्ट्रेच तो कर सकते हो, पर वो सॉलिड है, ठीक है। सॉल्ट है, शुगर है, व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, ठीक है। अब इन सब में क्या है, अब जो रबर बैंड है ये शेप करती है अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन रिलीज्ड और द फोर्स इज रिमूव्ड। अगर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई होगा तो वो टूट जाएगी रबड़। अगर शेप ऑफ जो शुगर और सॉल्ट है वो फिक्स है, ठीक है, वेदर वी टेक इन आवर हैंड और पुट इन आवर प्लेट, तो अगर हम शुगर को निकालेंगे तो उसका शेप फिक्स है, वो जार में रखने से मतलब नहीं है। शुगर का जो पार्टिकल है या जो शुगर का जो एक मैटर है वो फिक्स है। जो स्पॉन्ज है उसमें क्या होता है, माइन्यूट होल्स होते हैं। वो क्या करते हैं स्पॉन्ज में, ये जो होल्स हैं इनमें हवा भर जाती है, तो हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये हवा रिलीज हो जाती है, तो कुछ इस तरीके से उसके एयर निकल के ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। दूसरी जो स्टेट है मैटर की वो है लिक्विड। तो तीन मैटर की लिक्विड थी, तीन स्टेट थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दूसरी है लिक्विड। अब लिक्विड क्या है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सब लिक्विड है। अब अगर हम इनको क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लो पानी है, कुछ भी है, हम इसको है ना 50 ml के कंटेनर में रखें, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको किसी भी उसमें डाल देते हैं, किसी भी जगह हम इसको किसी भी कंटेनर में इसको डाल देते हैं, तो इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर मान लो हमने इसको कॉनिकल में डाल दिया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। इसको हमने, ठीक है, हेक्सागोनल इसमें डाला तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो किसी भी हम इसको बीगर में डालेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। बट अगर हम इसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मान लो मैंने 50 ml लिया तो मैंने कहीं पे भी वो पोर किया तो वो 50 ml का 50 ml ही रहेगा। मतलब हमने क्या देखा कि लिक्विड जो है उनका कोई फिक्स शेप नहीं है बट एक फिक्स वॉल्यूम है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है। द लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप्स। तो लिक्विड जो होता है ना, जब फ्लो करता है तो उनका शेप चेंज होता है, ठीक है। और इसलिए वो रिजिड नहीं है, सॉलिड की तरह रिजिड नहीं है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड क्यों बोलते हैं, वो इजीली फ्लो कर लेते हैं तो इसलिए उनको फ्लूइड बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड, वी हैव सीन दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी होती है ना वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि जितनी भी बायोटिक लाइफ है, पानी से रिलेटेड जो भी लाइफ है, वो क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिश वगैरह, वो कैसे लेते हैं, वाटर में जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है उससे, ठीक है। ऑल लिविंग कैप्चर ऑल लिविंग All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water, and thus we conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids. तो जो solid है, liquid है, gases है, वो क्या करते हैं, वो diffuse हो सकते हैं liquid में। अब जो rate of diffusion in liquid है ना, वो higher रहता है solid से, ठीक है। This is due to the fact that liquid state particles move freely and have greater space between each other compared to solid state। अब जो solid है उसमें जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, जैसे पार्टिकल्स में काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो लिक्विड है तो उसमें जो पार्टिकल्स है ना वो फ्रीली पैक्ड हैं, वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पेस है ना, ये पार्टिकल इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, ये पार्टिकल
इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, तो फ्री है। बट यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्लूइडिटी है या फिर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो लिक्विड्स में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड। अब गैशियस स्टेट की हम बात करें तो गैशियस स्टेट में हम देखते हैं कि एक बलून वाला है, वो क्या करता है कि बहुत सारे बलून्स में एक सिंगल सिलेंडर से वो भर लेता है, ठीक है। अब हम अगर उससे इनकार करें तो कौन सी गैस होगी, तो गैस होगी हीलियम या फिर कोई भी इनर्ट गैस जो उसको हवा में उड़ने में मदद करती है। टेक 300 ml syringes, enclose their nose by rubber cork, ठीक है, and remove the pistons of the syringe, leaving one syringe untouched, fill another six chalk in the third and the second piece of the chalk in the third। तो क्या बोल रहे हैं कि एक में हमने चौक डाल दिया, एक में पानी डाल दिया और एक में वो डाल दिया। अब हम देखेंगे अगर तो जो पिस्टन है सबसे ज़्यादा जो प्रेस हो जाएगी, ठीक है, यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन ताकि उसका जो मूवमेंट है ज़्यादा हो जाए। अब हम अगर उसको पुश करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस दैट वी यूज इन अवर होम्स टू कुक फूड, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है हॉस्पिटल में, या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस सीएनजी जो यूज़ होती है फ्यूल्स में इन व्हीकल्स, इस ये कंप्रेस्ड हो जाती हैं, ये काफ़ी कंप्रेस्ड हो जाती है कंपेयर टू वाटर या सॉलिड। हम सॉलिड को हम चॉक को नहीं कंप्रेस कर सकते, कंप्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। लिक्विड को हम एक पर्टिकुलर पीरियड तक कंप्रेस कर सकते हैं बट उसके बाद वो लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। बट गैसेस जो है ना, अगर गैसेस इस बीकर में भरी है और वो ऐसे हैं तो इसको हम कंप्रेस करके इतना कर सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि इनके में जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स जो है ना वो क्लोज आएंगे तो वो जगह कम लेंगे तो वो जो एरिया है ना ये रिड्यूस हो जाएगा, जो उसका वॉल्यूम है ऊपर का जो फालतू करने से वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो जो भी नेचुरल गैसेस जो हम सिलेंडर देखते हैं वो क्यों हमारे घर पे इजीली आ जाता है, क्योंकि उसमें जो गैस है वो इजीली कंप्रेस हो गई है। इजीली कंप्रेस तो हम बोलते हैं बट उसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब हम पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते बट हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो स्मेल है, कोई भी खाने की स्मेल है वो हमारे नाक तक कैसे आ जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो पार्टिकल्स अरोमा ऑफ फूड मिक्स इन द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन एंड रीचेस अस इवन फादर अवे, ठीक है। स्मेल ऑफ हॉक cooked food reaches in second compared to this with rate of diffusion of solids and liquids, ठीक है। due to the high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into the other gases, ठीक है। तो गैसेस जो हैं वो काफ़ी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। अगर ये एक फूड की गैस है और ये नॉर्मल गैस है तो ये आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगी और इसकी मदद से वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ जाएंगी, ये सब मिक्स हो जाएंगी। तो हमें एक तो इसकी स्मेल भी जल्दी आ जाएगी और हम उसको सूंघ भी जल्दी पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में इधर धक्का मार रहे हैं, इधर इसको धक्का मार रहे हैं, 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 तो ये वॉल को भी धक्का मारते हैं, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल कंटेनर। तो पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल कंटेनर, ठीक है। तो गैस पे वो धक्का मारते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक है। देखो अब अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ऊपर अगर मान लो 10/2 है, ये 5 आ गया तो ये बड़ा है ना, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। मान लो अगर ये 2 है और यहाँ पे है 2 तो ये आ गया 1, तो ये कम है तो डेंसिटी कम होगी। सिंपल बेसिक मैथ्स 5th 6th का। तो अब एयर, ठीक है, एयर का मास कम होगा पर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी इसकी कम होगी, ठीक है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है। अब हनी, हनी का वेट
ज़्यादा है, मास ज़्यादा है उसका, बट उसकी वॉल्यूम कम होगी उसके कंपेरिजन में। ठीक है, वाटर की डेंसिटी इक्वल्स टू वाटर का मास इक्वल्स टू 1, तो वाटर स्टैंडर्ड है। चौक हो गया, चौक का मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, कॉटन है, कॉटन का मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगी। आयरन है, उसका मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगी। तो ये डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, गैसेस की डेंसिटी कम है, लिक्विड की सॉलिड से भी कम है। तो जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, फिर लिक्विड, फिर गैस, जनरल फिनोमिना। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो हम आगे के देखेंगे। अब क्या बोल रहे, डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई जो डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो रिजिडिटी हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स में। तो जो मैटर्स हैं उनके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पैक्ड मूवमेंट है, तो इसमें जो डिफरेंस होंगे वो होंगे, इसमें ज़्यादा मूवमेंट होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा। ठीक है, इसका एक फिक्स शेप होगा, इसका शेप नहीं होगा, इसका तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम होगी फिक्स्ड। ठीक है, इसकी फिक्स वॉल्यूम होगी, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं होगी। ठीक है, ये कंप्रेसिबल कम है, ये हाईली कंप्रेसिबल, ये कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, और ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, कमेंट अपॉन द रिजिडिटी। अब सबसे ज़्यादा रिजिड कौन है भाई, जो अपना शेप नहीं बदल सकता, जो कंप्रेसिव नहीं हो सकता, वो रिजिड हो जाएगा, सॉलिड हो गया। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भाई गैसेस हो गई, कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, फ्लूइडिटी लिक्विड हो गए, फ्लिंग गैस कंटेनर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी, ये शेप सॉलिड हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी भाई कोई भी मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा सॉलिड में, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा गैसेस में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सॉलिड के जो मैटर्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स उनमें। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। गैस इज फिल्ड कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, गैस क्यों फिल कर लेगी भाई, नेचर एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। ठीक है, अब वो गैसेस हैं, तो वो गैसेस यहाँ आ गई, कुछ वो फील कर लिया उसने, अब हमें दिखाई तो नहीं देंगी बट फिल हो जाएंगी वो। ठीक है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये जो गैस है प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वॉल के में। ठीक है, क्यों करती हैं, क्योंकि भाई ये फ्री है, ये यहाँ मूव हो सकती है, यहाँ मूव हो सकती है, तो यहाँ पे मूव होगी, यहाँ जंप करेगी वो, यहाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या, कैरेक्टरिस्टिक है कि मूवमेंट करना, तो वो मूवमेंट करेगी, तो यहाँ भी मूव कर सकती है, वहाँ भी मूव कर सकती है, इसलिए वो एक्सर्ट प्रेशर करेगी। अगर मूव करेगी पर यूनिट एरिया पे वो मूव करेगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, क्यों कॉल्ड होना चाहिए, उसका फिक्स्ड शेप है। ठीक है, एक पर वॉल्यूम है उसकी फिक्स्ड, और वो इजीली चेंज नहीं हो सकती शेप में। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम। अगर हम लकड़ी पे अपना हाथ मारेंगे तो हमें कराटे एक्सपर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि एयर में हमारे हैंड्स का जो फ्रिक्शन है एयर पार्टिकल्स से, ठीक है, यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स कम हैं, तो इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बट जो लकड़ी है उसमें पार्टिकल्स जो है काफ़ी क्लोजली पैक है, तो इन पे अगर हम एयर में फ्रीली मूव करेंगे तो हमें चोट आ जाएगी। कराटे एक्सपर्ट क्या करता है, वो इसको बहुत ही तेज़ी से ब्रोक करता है, ताकि उसका एक जो इम्पैक्ट पॉइंट है ना, उस पर एक क्रैक होकर टूट जाता है। लिक्विड हैव जनरली लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड की जो डेंसिटी स्लोअर होती है कम्पेयर टू सॉलिड। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। भाई आइस अब फ्लोट क्यों करती है वाटर पे, ये एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी कहानी है। ठीक है, तो ये क्यों फ्लोट करती है हम इसको देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो कंटेनर में अगर हमने आइस रखा, वाटर जो होता है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये जो आइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस पे ये जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसकी जो डेंसिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो डिक्रीज हो गई इसकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका अगर मास ही कम हो गया और वॉल्यूम इसकी बढ़ गई और मास कम हो गया, तो इसकी डेंसिटी कम हो गई कंपेयर टू वाटर से। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम में, सेम वाटर के वॉल्यूम में इसका मास कम है, तो ये वाटर से हल्की हो जाती है थोड़ी, तो हल्की हो जाती है तो ऑब्वियसली इसका ऊपर आ जाएगी और फ्लोट हो जाएगी वाटर के। ठीक है, कैन
मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अब भाई हमने मैटर तो देख लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम देखेंगे कि ये जो मैटर हैं, सॉलिड हो गया आइस, लिक्विड हो गया वाटर, गैस हो गया वाटर वेपर, तो ये अपनी स्टेट बदल सकते हैं क्या? ठीक है भाई, तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? अब हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 150 ग्राम हमने आइस ले ली, उसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको हमने हीट करा और टेम्परेचर देखा, तो हमने देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है या हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हीट इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, हमने पहले ही देख चुके हैं। अब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो आपस में ऐसे ऐसे जाते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं तो इनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो एनर्जी जो होती है ना, ये जो एनर्जी है ये हो जाती है हीट में कन्वर्ट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो हीट एनर्जी है वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो भी पार्टिकल्स है उसमें, उसको सप्लाई कर देती है। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन, फिक्स पोजीशन छोड़ के वो मूव करने लगते हैं फ्रीली। अब एक स्टेज आती है कि जब जो सॉलिड क्या करता है, मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो भी मिनिमम टेम्परेचर है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है भैया, मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जब एक सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक इंडिकेशन है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो कम होगा तो उसकी जो फोर्स है वो वीक होंगी। अगर मान लो कोई 50 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है, कोई 100 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसकी जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक है। इसकी जो पार्टिकल की फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग है कंपेयर टू दिस। अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 डिग्री 0.15 केल्विन। ठीक है, केल्विन एक ऐसा यूनिट है, तो केल्विन जो है ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। अब 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। 173 लेंगे, 15 हम जनरली इसको कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब द प्रोसेसिंग ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब मेल्ट होने के बाद सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। ठीक है, अब ये जो स्टेट है, चेंज जो हो रही है ना स्टेट की, इसको हम बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, so when a solid melts its temperature remains same, and where does the heat energy go? So we must have observed that during the experiment of melting that the temperature of the system does not change, and after the melting point is reached, till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply the heat. The heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attractions between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, if it is considered that it gets hidden into the contents of beaker, and it is known as latent heat. ठीक है, सो अब latent heat क्या है, कोई भी सॉलिड है, या फॉर एन एग्जांपल हम आइस को हम अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बीकर में, तो ये जो हीट है, ये हीट जो है ये ना आइस को एकदम से मेल्ट नहीं करेगी, ये पूरा टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अटेन करेगा। धीरे धीरे आइस मेल्ट होगी। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती ना, तब तक वो टेम्परेचर जो है, वो हीट जो है, वो उसकी जो फोर्सेस हैं आइस की, उनको मेल्ट करेंगी। पहले एक ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, ऐसे करके पूरा जब तक मेल्ट नहीं हो जाता। जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ये जो टेम्परेचर बचेगा इसका, ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर रहेगा बीकर का, ये एब्जॉर्व कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये होगा लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट मतलब होता है हिडन। अब जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो अब क्या है कि जितनी भी जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड करती है अगर 1 kg सॉलिड को चेंज करने में उसके लिक्विड फॉर्म में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, देन इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है,
So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. तो particles जो है वाटर में उसके पास ज़्यादा एनर्जी है कंपेयर टू आइस, क्योंकि हीट उसने एब्जॉर्व की है 0 डिग्री पे, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर कंपेयर टू उसका सॉलिड स्टेट में वाटर का. When we supply heat energy to water, particles will start moving even faster. ठीक है, अब क्या होता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब क्या हो रहा है, हमने बहुत सारी हीट अप्लाई कर दी, ठीक है, अब ये फ्रीली मूव कर रहा है. एक पॉइंट ऐसा होता है कि ये जो है ना अट्रैक्शन, ये इसको भी ब्रेक कर देते हैं. जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है कि ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो द टेम्परेचर इन विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बल्क फिनोमिना है. एंड द पार्टिकल्स फॉर्म्स बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. तो बल्क में जैसे ऊपर वाली लेयर है वो बल्क में पूरी चेंज हो गई, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ this is the amount of energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. It is known as latent heat of vaporization. तो ये latent heat of vaporization हो जाएगी, ठीक है. अब जो वाटर वेपर है 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर. अब ये क्यों है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हिडन एनर्जी उनके पार्टिकल्स में छुप गई थी जब वो उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जब हम बीकर में प्रोवाइड कर रहे थे, और जो हिडन एनर्जी इसके बीच में छुप गई थी, ठीक है, वो इनके जो पार्टिकल्स बने गैस में, तो इसने ही एक्वायर कर ली एनर्जी. इसलिए इनकी जो एनर्जी है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है किससे, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होगा तो उससे, ठीक है. अब ये देखिए, सॉलिड स्टेट लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, कूलिंग करेंगे तो लिक्विड, फिर वापस सॉलिड. सो चेंज ऑफ मैटर इनटू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर. तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है. अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सर्टेन, बट देयर आर सम चेंजेस डायरेक्टली स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस. अब जैसे जो सॉलिड से गैस में हो जाते हैं, गैस से सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि डायरेक्टली, ठीक है. अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसमें कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अब इनको हम चाइना डिश में डाल देंगे. अब इसको हम इन्वर्टेड फनल में डालेंगे और उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देंगे, तो हम देखेंगे कि ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाएंगे इसके पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स इसके फनल के साइड लाइन में चिपक जाएंगे, ठीक है. अब जब हम इनको कोल्ड या आइस से पास करेंगे, इसको कूल करेंगे, तो ये इधर चिपक जाएंगे और ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है. अ चेंज इन डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, ठीक है, वो सब्लिमेशन है, ठीक है. अब लिक्विड से सॉलिड से गैस में करना सब्लिमेशन है, और गैस से सॉलिड में करना वो डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है. अब इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर, ठीक है. अब देखो, अगर सॉलिड से हमने लिक्विड में किया तो ये फ्यूजन है, और लिक्विड से सॉलिड में किया तो ये सॉलिडिफिकेशन है, और लिक्विड से हमने गैस में किया तो वेपराइजेशन, और गैस से हमने लिक्विड में किया तो कंडेंसेशन. अब क्या होता है, इफेक्ट देख रहे हैं हम किसका, प्रेशर का. अब हमने देखा है कि डिफरेंस मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से उनमें जो मैटर है, स्टेट मैटर का, वो डिफरेंस आता है. अब क्या होता है, अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पार्टिकल कम आएंगे क्या, तो हम ये देखेंगे. अब हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये गैसेस हैं, तो ये क्या है, कम हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, ये लिक्विफाई भी कर सकती हैं, रिड्यूस भी कर सकती है टेम्परेचर, लिक्विफाई कर सकती हैं, ठीक है. अब हमने हैव यू एवर हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, और इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट and on decrease of pressure to 1 atmosphere degree without coming into liquid states. This is the reason why it is known as dry ice. अब हम इसको dry ice क्यों बोलते हैं, ठीक है.
अब हम इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये हाई प्रेशर में स्टोर होती है और उसके बाद उसके ऊपर जो सॉलिड CO2 है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, जब प्रेशर डिक्रीज होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक, ठीक है, और विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determines the state of substance and whether it is solid or liquid. ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 300 डिग्री में, तो 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो उतना डिग्री आ जाएगा, उसमें इससे माइनस करेंगे तो उतना डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, फिजिकल स्टेट क्या होगी, 100 डिग्री पे वाटर लिक्विड रहेगा, जस्ट लिक्विड रहेगा। ठीक है, अगर वाटर 100 डिग्री पे और लिक्विड होगा 100 डिग्री पे, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जो भी एनर्जी आएगी ना, वहाँ से वो वेपर होना चालू हो जाएगा। इस पे वाटर वेपर बन गया होगा, पूरा ख़त्म हो गया होगा पूरा वाटर, क्योंकि 100 डिग्री से वो स्टार्ट हो जाता है एवेपोरेशन। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो कंप्रेशन, कंप्रेसिंग बाय कंप्रेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है भाई, वी ऑलवेज नीड heat to change pressure for changing the state of matter. Can you quote some example from everyday life where change of state liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? अब जो evaporation है, जो हमारा वेपराइजेशन था वो तो बल्क फिनोमिना। ठीक है, अब जो evaporation है इसमें क्या होता है कि स्टेट लिक्विड से वेपर में स्टेट चेंज हो जाती है विदाउट हीटिंग और विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड। ठीक है, तो एंड इट स्लोली चेंजेस। अब क्या होता है कि हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो उसका जो पानी है वो सूख जाता है अपने आप, जबकि हमने उसको तो हीट तो किया नहीं है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में हमने हीट किया है, क्या उसको क्या बॉइलिंग पॉइंट में नहीं किया ना, तो वो हो जाता है। तो एवेपोरेशन क्या है, अब हमें पता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो मूव करते हैं और दे आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी आराम नहीं करते। एंड अगर हम टेम्परेचर देखें इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उन पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो रहती है। लिक्विड में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी एट द सरफेस, तो लिक्विड में जो होती है वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की जो सरफेस पर रहती है वो कम रहती है थोड़ी, एंड हैविंग अ काइनेटिक हायर एनर्जी। तो जो सरफेस पे है लिक्विड पे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू उसके नीचे वाले, ऐसे उसके नीचे वाले में। तो अगर मान लो ये वाटर है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इस वाले सरफेस पर रहेगी, फिर इस पर रहेगी, फिर इस पर रहेगी। अब क्या होता है कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी, ये ना इधर से ब्रेक कर लेता है अपने आप को, ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, and get converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब evaporation क्या है कि change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. So factors क्या हैं जो affect करते हैं evaporation के। ठीक है, तो अगर हम activities देखें, so what we'll do is कि we'll take 5 ml of water in a test tube and then we'll keep it near window under a fan. हम पानी की 5 ml की टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे और उसको ना विंडो के अंदर, विंडो के या फिर फैन के नीचे रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 ml दूसरे ओपन सरफेस में लेंगे और उसको है ना विंडो के पास रख देंगे। फिर हम 5 ml लेंगे एक ओपन चाइना डिश में, जिसको हम ऊपर रख देंगे। तो फिर हम नोटिस करेंगे कुछ टाइम बाद, हम एक पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे, हम उससे पहले उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है ओपन डिश में, ठीक है, जिसमें हमने रखा है चाइना डिश में, उसमें जो पानी है वो कम हो गया है कंपेयर टू जो ग्लास के इनसाइड कपबोर्ड में रखा था या शेल्फ में रखा था या जो फिर टेस्ट ट्यूब में रखा था। ठीक है, हम इसको करेंगे अगर एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद। तो फिर हमें क्या मिला है इससे, क्या हमको इससे नतीजे मिले या फिर क्या हमें इससे रिजल्ट मिले कि एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, वी नो दैट evaporation is a surface phenomena, so surface area is increased, then the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes on drying, we spread them out with an increase in temperature. With an increase in temperature, more number of particles get enough kinetic energy to then they get into vapor state. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा
स्पेस मिल जाता है ताकि वो है ना अपने आप को मूव कर सकें, और जब उनको टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो अपने आप जंप करने लगते हैं या अपने आप एवेपोरेट होने के लिए वो करते हैं। तो वो एवेपोरेट होने के लिए टेम्परेचर जो सरफेस एरिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट है एवेपोरेशन में। एवेपोरेशन क्योंकि सरफेस फिनोमेना है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अगर पानी में बहुत ज़्यादा नमी है, हम बोलते हैं पानी में बहुत नमी है, तो क्या होता है कि जो एयर अराउंड अस है ना, वो उसके पास ऑलरेडी पानी है। तो ठंड में क्या होता है, जैसे आपने देखा है विंटर में कि जब क्लाउड रहते हैं या फिर फॉग वगैरह रहता है, तो उस केस में वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो तब क्या होता है कि जब वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उस केस में आपका पानी एवापोरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये पानी हवा में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है आपके कपड़ों से, ठीक है। तो एवापोरेशन जो है वो धीरे धीरे होगा, कंपैरेटिवली धीरे धीरे होगा। अगर हम इसको सनी डे में देखते हैं, बिल्कुल धूप आई हुई है, गर्मी का दिन है, और हम अगर गर्म पानी कोई भी कपड़ा या क्लोथ भीगा हुआ हम सुखाने के लिए बाहर डाल दें, तो वो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो हवा है उसमें नमी नहीं है, ड्राई एयर है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी। वो टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस एरिया उसको ज़्यादा है, बढ़ेगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे, जंप करेंगे, वो एवापोरेट होंगे, तो गर्मियों में बढ़ेगा, ठीक है। अब इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब हवा बढ़ती है तो हवा क्या करती है, जैसे पार्टिकल अगर मान लो उड़ा तो वो इसको ले जाएगी, फिर एक नई हवा आएगी जिसमें पार्टिकल नहीं है, ऐसे करते वो करती रहेगी। तो हवा क्या करता है कि फास्टर ड्राई करने में मदद करता है। हम देखते हैं तो गर्मी में अगर हवा चल रही है बहुत, तो उस वक्त ज़्यादा तेज़ी से कपड़े सूखते हैं। या फिर ठंड में हम देखेंगे, नॉर्मल ठंड में हो रही है, जब नॉर्मल है, जब हवा नहीं चल रही, और जब हवा चल रही है, तो जब हवा चलेगी तब जो वेपोरेशन है या फिर कपड़े जो सूखते हैं वो जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि विंड जो वाटर वेपर एवेपोरेट हो गए उनको मूव कर लेती है उस पर्टिकुलर एरिया से, फिर दूसरे वाटर वेपर आते हैं जिसमें वाटर वेपर नहीं है, उनको ले जाती है। तो ऐसे करके जो वाटर वेपर हैं वो मूव करते हैं और नए करते हैं, तो इससे जो स्पीड से उसकी एवेपोरेशन बढ़ जाता है। हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग? एवेपोरेशन कूलिंग क्यों आता है? हमने कई बार नोटिस किया है कि अगर हम परफ्यूम लगाते हैं हाथ पे, या फिर हम डिटॉल या स्प्रेड लगाते हैं, नेल पॉलिश वाला नेल पॉलिश लगाते हैं जो लोग, तो उनका एकदम ठंडा ठंडा कूल फील होता है। वो क्यों होता है? ठीक है, तो जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम इट सराउंडिंग, और वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो जो एनर्जी है उसको रीगेन करते हैं जब वो लॉस्ट हो जाते हैं एवेपोरेशन में, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट नेल पॉलिश ऑन द पाम? नेल पॉलिश जब हम रिमूव करते हैं, नेल पॉलिश रिमूव, क्या होता है, पार्टिकल गेन्स एनर्जी फ्रॉम योर पाम। अब आपके हाथ से, ये आपका हाथ है, उसमें से इधर आपने नेल पॉलिश पेंट लगाया, तो इधर की जो एनर्जी है ना, ये ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। इस एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ये एवेपोरेट हो गए। एवेपोरेट होने के बाद जो एनर्जी इधर की आई है, जो हवा इधर से एवापोरेट हो गई, ये तो एवापोरेट हो गया। जहाँ की जो सराउंडिंग एनर्जी ना वो कंपेरेटिवली आपके हाथ से कम है, कूल है, तो वो जब आप इधर का फील करेगा ना तो आपको कूल लगेगा वो, ठीक है। या फिर जब हम देखते हैं आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑन द ग्राउंड बिकॉज लार्जर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। मटके में जैसे हम पानी रखते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से वो जो वाटर पोर्स वगैरह के थ्रू जाता है, तो वाटर इधर का अंदर का कूल होता है। अब हम वाइट कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में? तो समर में हम क्या करते हैं, प्रेस्पायर करते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। अब हमें पता है कि एवेपोरेशन होगा तो पार्टिकल जो है सरफेस पर लिक्विड गेन, ठीक है, लिक्विड गेन एनर्जी आएंगे या सराउंडिंग्स बॉडी में चेंज होंगे, ठीक है। तो हीट एनर्जी जो है वो इक्वल किसके है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, जो कि एब्जॉर्ब हुई है बॉडी से, जो बॉडी लीव कर रही है ताकि बॉडी को। तो कॉटन क्या करता है, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग टू द एटमोसफियर। तो कॉटन जब टी शर्ट जो है वो गीली हो जाती है, तो गीली होने के बाद वो क्या करती है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, धूप आती है, धूप से उसकी वाटर एवेपोरेट होता है, उसके बाद एवेपोरेशन के बाद जो एनर्जी लॉस्ट होती है, तो ये आपको फील होती है, तो ये आपको कूल भी लगता है जब। Why do we see water droplets on outer surface of glass containing ice cold? अब अगर हम ग्लास रखा है मान लो आइस का, फिर हम देखते हैं कि इधर है ना
वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कपड़े वगैरह सूखते हैं, ऐसे ही लेक्स वगैरह जो हैं या जो भी सराउंडिंग है जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वो वाटर के फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कूल सरफेस है, तो कूल सरफेस है तो वाटर वेपर इसके प्रेजेंट में आ जाएगा। जब इसके प्रेजेंट में आएगा और वो ठंडा हो जाएगा तो वो ड्रॉपलेट बन जाता है। ठीक है, तो वाटर क्या करता है कि कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, तो जो वाटर वेपर है वो अपनी एनर्जी लूज करता है, ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में आता है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंटिस्ट ने जो स्टेट दिया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो ये 5 स्टेट हैं। नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग 5 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, तो ये आयनाइज्ड है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा। Inside a neon sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. The gas get ionized, this is get charged when electrical tube flows through it, and the charging creates plasma glowing inside tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on the nature of the gas. The sun and the star glows because of the presence of plasma in them. Plasma is created in stars because of very high temperature. Bose-Einstein condensation. In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculations for a fifth state of matter, building his calculation Albert Einstein predicted a new state of matter, Bose-Einstein condensate. In 2001, Enric Conwell, Wolfgang Cattulli, and Carl E. Wieman of USA received Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. Bose-Einstein condensation is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000th the density of normal air, to super low temperatures. ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है कि अगर कोई गैस है, एक नॉर्मल कूलिंग कोई गैस को जिसकी लो डेंसिटी है उसको है ना 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल डेंसिटी की 100,000 डेंसिटी पे उसको कूल किया है एंड सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट वी हैव लर्नड, matter is made up of small particles. Matter around it exists in 3 states: solid, liquid and gases. Force of attraction between the particle are maximum in solids, intermediate in liquids and minimum in gases. Space in the between the constant particles and kinetic energy in the particle are maximum in case of solids, intermediate in liquids and maximum in gases. अब दो अरेंजमेंट है जो पार्टिकल्स के वो ऑर्डर्ड हैं, किस में? लिक्विड में, सॉलिड में, और लिक्विड में क्या है? ये दे कैन स्लिप्स, वेयर एज गैसेस में देयर इज नो ऑर्डर, दे मूव रैंडमली. स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विद बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड डायरेक्टली टू गैसियस विदाउट गोइंग टू लिक्विड. डिपोजिशन क्या है? गैस से सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना है, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ द बल्क होल ऑफ द लिक्विड गेट चेंजेस इनटू वेपराइजेशन. ठीक है. एवापोरेशन क्या? सरफेस फिनोमेना है. सरफेस फिनोमेना और बल्क फिनोमेना क्या है? ये पूरा पानी है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? पूरा पानी कन्वर्ट होगा वेपर में. सरफेस में क्या होगा कि ये ऊपर की लेयर कन्वर्ट होगी पहले, फिर नीचे की लेयर होगी, फिर नीचे की लेयर, तो ऐसे कन्वर्ट होगा सरफेस में. ठीक है. रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. अब हम कुछ वो देख लेते हैं ऐसा यूनिट्स या फिर यूनिट्स. तो टेम्परेचर की क्या है? केल्विन है, लेंथ की मीटर है, किलोग्राम की केजी है, न्यूटन की एन है, क्यूबिक मीटर की एम क्यूब है, और डेंसिटी की है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब. पास्कल की है, प्रेशर की है पास्कल, और पी है. ठीक है. तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आवर सराउंडिंग ये ख़त्म हो चुका है. मैटर्स इन आवर सराउंडिंग. आपका कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे. अब हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे. प्रो स्टडी जोन को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और फ्री एजुकेशन मटेरियल आपके लिए लेके आ पाएँ. जय हिंद दोस्तों.